हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल कलर सिटी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया में धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें ऐसे धातु के बारे में तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन उसके केवल भौतिक गुणों के बारे में पढ़ाया हूँ। लेकिन आज मैं आपको धातु के रासायनिक गुण को पढ़ाने वाला हूँ। तो इसको शुरू करने से पहले मैं पॉलिटेक्निक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। अगर जो भी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो ये चैनल उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक के से जितने भी ब्रांचेज है उन सारे ब्रांचेज के बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा, और उसके बाद पॉलिटेक्निक में जितने विषयों की तैयारी की जाती है उन सारी चीजों के बारे में चर्चा भी करता रहता हूँ। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ का तीनों सब्जेक्ट के पूर्ण यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। मेरे अभी 3 बैचेज हैं बाबू। पहला बैच है 6:30 बजे सुबह में केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होता है, जो ये आप देख रहे हैं, और दूसरा 11:30 बजे केमिस्ट्री और फिजिक्स के मिसलेनियस क्वेश्चन चलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप चलता है, वो 11:30 बजे है। और 4:30 बजे बाबू मैथ का स्पेशल क्लास चल रहा है बाबू, उसको जरूर ज्वाइन करिए और सारे चीजों को वीडियो को बढ़िया से देखिए और उसको समझिए। और अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो कि सर मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, शायद उस दिक्कत पे मैं अगला वीडियो आप ही के लिए बनाऊं। ठीक है, आपके कमेंट्स के लिए ही मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे आप कैसे कमेंट करोगे वैसे वीडियो बना दूंगा मैं आपको। ठीक है, और दूसरा बात, आपको जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे भी प्रॉब्लम हो रहा है, पॉलिटेक्निक से जुड़ा है जितने भी सवाल हैं आपके मन में, सारे सवाल कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, बेझिझक कभी भी आप कर सकते हैं। सवाल आपका होगा, जवाब मैं जरूर दूंगा बाबू। ठीक है, तो ये 3 क्लास अभी शुरू हो रहा है और बहुत ही जल्द 7:30 बजे, बहुत ही जल्द 7:30 बजे फिजिक्स का क्लास ज्वाइन करिए बाबू। 7:30 बजे बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। केवल इसमें न्यूमेरिकल होगा, फिजिक्स में केवल न्यूमेरिकल होगा, केवल न्यूमेरिकल बाबू। न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, बस 7:30 बजे जुड़ जाइए। सारे न्यूमेरिकल्स जितने डाउट्स हैं आपके न्यूमेरिकल के सारे क्लियर करते चलेंगे। और ये बहुत जल्द आपके लिए शुरू करने वाला हूं, वो ज्यादा देर का नहीं होगा, मात्र 7 मिनट से 5 मिनट से 7 मिनट के बीच में होगा। तो उस क्लास को ज्वाइन करिए ताकि आपके न्यूमेरिकल भी ठीक हो जाएंगे बाबू। चलिए शुरू करते हैं ये सवाल क्लास। अब पहला क्लास ये है, तो धातु के रासायनिक गुण। धातु के भौतिक अभिक्रिया बता चुका हूँ, धातु भौतिक गुण सब बता चुका हूँ बाबू। अब ये है धातु के रासायनिक गुण। अब धातु के रासायनिक गुण में होता क्या है ये जानते हैं। अगर मैं पहले बात कर लेता हूं धातु, अगर ये धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, किस चीज से? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बना देगा, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, धातु से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बना लेगा? धात्विक ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, चलिए अब पहले गुण में क्या कर लेते हैं कि ये पहला गुण है हमारा, धातु के साथ इसका अभिक्रिया कराना, ऑक्सीजन के धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना। तो चलिए सवाल को यहाँ देखिए, अगर ये धातु सोडियम हम लेते हैं, अब सोडियम को क्यों लिए? तो सोडियम पहले देख लीजिए, सोडियम को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये धातु है और ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागता है। तो ये देखिए O2 से ऑक्सीजन से जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो Na2O बना लेगा, धातु सोडियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। अब देखिए सोडियम, अब जैसे धातु के ऑक्साइड क्या होता है, इसे यहाँ पे -2 दबाओ, +1, तो यहाँ पे 2 यहाँ और यहाँ पे +1। मैंने चीजें पढ़ा चुका हूँ, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, वीडियो सारे वीडियो पढ़े हुए हैं, उसको देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं आप। अभी सोडियम लिए हमने, धातु के ऑक्साइड यहाँ पे ले लिया। अब ये क्या करेगा? अब जैसे धातु के ऑक्साइड क्या होता है, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। क्या होता है? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। अब जितना भी धातु के बारे में आप जानते हैं, जो भी धातु के ऑक्साइड बनेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? क्षारीय कहलाएंगे। ठीक है, इसको अगर जल में आप घुलाते हैं
अगर इसी को धातु के ऑक्साइड को जल से घुलाते हैं, धातु के ऑक्साइड को अगर हम जल में घुला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, देखिए जैसे एक और रिएक्शन आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम पे +2 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। ये दोनों करेगा तो अभिक्रिया का बना लेगा MgO, क्योंकि इसके लिए 2 है तो नहीं दिखाना जरूरी नहीं है। चलिए अब इसके अभिक्रिया का तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया तो अब करना क्या है कि धातु प्लस ऑक्सीजन जो है ये धातु मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया बाबू। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कर, जैसे अब अगर हम जल में घुलाते हैं, क्या चीज में घुलाते हैं, जल में। अभी इसको पहले जल में घुलाते हैं Na2O को, अगर जल में घुलाएंगे H2O में तो ये क्या हो जाएगा, Na2O + HO, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये H ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, ठीक है, किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। ये 2 की जरूरत नहीं है, 2 ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो ये चला जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NaOH + H2O, जल बाहर निकल जाएगा। अब ये बन गया हमारा कास्टिक सोडा। क्या बन गया, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बन गया। अब ये बन गया हमारा कास्टिक सोडा। अब सोडियम ऑक्साइड का अभिक्रिया हाइड्रोजन से जल से जब कराए तो बन गया क्या, हमारा कास्टिक सोडा बन गया। अब ये कास्टिक सोडा क्या हो गया, क्षारीय हो गया। क्या हो गया, क्षारीय। ये कास्टिक सोडा क्या है बाबू, क्षारीय। अब क्षारीय कहते किसका है, तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक रहता है, जिससे यहाँ पे 7 रहता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 से अधिक कर दिया जाएगा क्षारीय। 7 से अधिक हो जाए तो क्षारीय, और 7 रहे, अगर जिसका पीएच मान अगर 7 रहता है तो उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन। अगर किसी का पीएच मान 7 ही रहता है तो क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इस चीज को देखे। इसके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बाबू। अब देखिए, सभी धातु के क्रियाशीलता एक जैसा नहीं होता है, किसी किसी धातु का क्रियाशीलता काफी ज्यादा होती है। जैसे देखिए यहाँ पे लिथियम, पोटासियम, लिके, बाबा का ना मग। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं पोटेशियम और कैल्शियम सोडियम का, तो पोटेशियम और सोडियम का अगर हम बात करते हैं तो देखिए पोटेशियम और सोडियम एक ऐसे तत्व हैं जो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आते हैं। पोटासियम और सोडियम और पोटासियम एक ऐसे तत्व हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आते ही जलने लगते हैं, ठीक है। क्या होता है, जलने लगते हैं और ये तुरंत अभिक्रिया कर देते हैं, Na2O बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड। क्या बना लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड बना लेते हैं। अब यहाँ पोटासियम, ये अगर जैसे इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो बना लेगा K2O बना देगा, K2O यानी कि पोटासियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड बना देगा। अब पोटासियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड में क्या अंतर, अभी दोनों को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा क्रियाशील होने के कारण सोडियम और पोटासियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। किसमें, किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, ठीक है। तो किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, किसको, सोडियम और पोटासियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट देखिए बात, अगर हम एक और पहलू की बात करें
कि जैसे देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कहते हैं, मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं, जलाते हैं, जलाते हैं, तब जाके क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो कोई कोई तत्व जो अभिक्रियाशील होता है, जैसे अभी देखिए अब जस्ट ये अभिक्रिया तो नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसको जलाए तो जाके ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया। लेकिन अगर हम यहीं पे जिंक की बात करें और इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दे तो ZnO बन जाएगा, बहुत तुरंत अभिक्रिया कर ले, क्योंकि जिंक काफी प्रबल है और वह तुरंत अभिक्रिया कर लेता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये काफी ज्यादा प्रबल होने के कारण देखिए, अब देखिए आप समझ लीजिए इस बात को, जिसके ज्यादा इंटेंसिटी होता है, जिसके पास पैसा ज्यादा है तो खर्च करना आसानी से खर्च कर सकता है, लेकिन अगर जिसके पास पैसा कम है तो खर्च करने में थोड़ा जरूर सोचता है कि नहीं। तो इसी तरह से ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इंटेंसिटी है, खर्च करने की क्षमता ज्यादा है, ये ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन खर्च कर सकता है, बहुत तेजी में खर्च कर सकता है, और इसको किसी तरह का प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, ये बहुत जल्द ही अभिक्रिया कर लेगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन अगर हम यही कॉपर में, अगर कॉपर को यहाँ पे रख दें और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो ये नहीं अभिक्रिया करता है, लेकिन करता है। अब कितना लोग नहीं सर करता है, हाँ करता है बाबू, ये बहुत लंबा समय तक कॉपर ऑक्सीजन के साथ रहता है, तब जाके अभिक्रिया करता है। जैसे अगर आपको पहले शादी कर दिया गया लेकिन आपकी पत्नी पसंद नहीं है, तो धीरे धीरे उसके गुण, धीरे धीरे उसके साथ रहते उसके गुण, हाव भाव, उसके चाल चलन आपको पसंद आने लगता है। तो धीरे धीरे आपकी जो शादी मैरिज लाइफ था, अब वो दोस्ती रिलेशनशिप अच्छे रिलेशनशिप में बदल जाता है, क्योंकि एक उम्र और एक समय के बाद इंसान के अंदर समझदारी आता है और वह अपने पार्टनर को अच्छे से रिस्पॉन्स देने लगता है। तो यही बात है, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, ऐसे वाली प्रक्रिया हो जाती है यहाँ पे, और ये धीरे धीरे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर। तो ये कॉपर कम क्रियाशील होता है, इसलिए अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लंबे समय तक साथ रहने से ऑक्सीजन बन जाता है, इसलिए कॉपर कभी काला पड़ जाता है। लेकिन अगर हम बात कर ले सोना की, Au, ये सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, जिसके कारण सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये काफी कम क्रियाशील है, मतलब नहीं है। कॉपर सोना कम क्रियाशील है कि एकदम नहीं है, ये अभिक्रिया नहीं होगा, यहाँ अभिक्रिया नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड सोना है, ठीक है, सोना अक्रिय धातु है। कौन धातु है, अक्रिय धातु है, ये कभी भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ही नहीं सकता है, ये अक्रिय धातु है और ये कभी भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर सकता, इसीलिए सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है सोना। और इसी के वो दोस्त है प्लेटिनम, Pt, ये भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये भी प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, प्लेटिनम किस अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। हम चांदी को भी लिख लेते हैं, Ag को भी मुक्त अवस्था में लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी एक तरह के आदर्श धातु ही है, आदर्श धातु ही है, या आप इसको कहिए अक्रिय धातु ही कहिए, या नोबेल धातु कहिए, या फिर आप इसको कौन सी धातु कर सकते हैं, नोबेल धातु, नोबेल धातु। ठीक है, एक किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए सोना का आभूषण बनाया जाता है, आभूषण कभी बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। सोना को क्या बनाया जाता है, आभूषण, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए सोना हमेशा चमकता हुआ रहता है, क्योंकि उस पर ऑक्साइड का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब कह ठंडे जल से अभिक्रिया धातु को, धातु का अभिक्रिया ठंडे जल से, धातु के अभिक्रिया ठंडा जल से। ठीक है, अब ठंडा जल से किसका अभिक्रिया करें, धातु को,
जैसे धातु को ठंडा जल से अभिक्रिया करेंगे, जैसे मान लीजिए पहले सोडियम ही रखते हैं, सोडियम रखते हैं आप प्लस H2 ठंडा जल, जैसे ही अभिक्रिया कराइएगा ये क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस HO और क्या बन जाएगा, NaOH प्लस H2। ये गैस वाष्प के रूप में या भाप के रूप में, वाष्प के रूप में कहिए इसको, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस के कभी कभी ये इतना तीव्रता से निकलता है कि कभी कभी आग पकड़ लेता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पोटेशियम के साथ यहाँ कभी आग निकल पकड़ सकता है, मान लीजिए पोटेशियम के साथ ही कराते हैं, पहले देखिए, और ये अभिक्रिया किया जल से, ठंडा जल से, तो क्या बनेगा KOH। ठीक है, कास्टिक पोटास, तो यहाँ से H2 गैस बाहर निकलता है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति में इतना तीव्रता से इसका अधिक ऊष्मा होता है कि आग पकड़ने की संभावना होती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ कैल्शियम से अगर हम करा रहे हैं, कैल्शियम से इसको अभिक्रिया करा रहे हैं जल का, तो क्या बन जाता है CaOH2 और यहाँ पे बन जाता है H2 बाहर निकल जाता है। अब इसकी ऊष्मा इतना कम होता है, इतना कम होता है कि इसको ठंडे जल में अगर रखते हैं तो ये जल में कैल्शियम क्या लगता है, तैरने लगता है। इतना ऊष्मा कम होता है कि जल में तैरने लगता है, ऊपर जल में कैल्शियम क्या होता है, तैरने लगता है, उस पर ऊपर चारों ओर तैरने लगता है, इतनी इसका ऊष्मा कम होती है। ठीक है, इसकी ऊष्मा काफी कम होता है, ये जल में तैरने लगता है बाबू। ठीक है, चलिए अब देखिए, पोटासियम के तुलना में, पोटासियम के तुलना में सोडियम के तुलना में सोडियम के तुलना में पोटासियम ज्यादा क्रियाशील है, तो ये तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, ये तेजी से अभिक्रिया करता है सोडियम की अपेक्षा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप ठंडे जल से अभिक्रिया करा के यहाँ पे कर सकता है, धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर सकता है। अब कुछ ऐसे धातु होते हैं जो अभिक्रिया तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु जो तो अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अब सुनिए यहाँ बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कॉपर है, मरकरी है, टीन है, सिल्वर है, गोल्ड है। जैसे कॉपर Cu, मरकरी Hg, टीन Sn, सिल्वर Ag और गोल्ड AU, ये तमाम जो तत्व है ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अब ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसी गुण के कारण कॉपर को गर्म जल के टंकी, जो गर्म पानी जो गर्म करने वाला जो होता है गीजर, उसके जो वो गीजर जो होता है उसके जो वायर होते हैं कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर का। और ये गर्म पानी को करने वाला टंकी में इस्तेमाल किया जाता है गीजर का, जो पानी को गर्म करता है। अगर हम उस जगह पर लोहा Fe का कर ले, लोहा का इस्तेमाल कर ले, या फिर अगर लोहा के साथ अगर हम किसी और धातु का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए ना लोहा या इस्पात, इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं, लोहा या इस्पात का अगर इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, तो हमारा ये जब क्या होता है, हाइड्रोजन मतलब जल के द्वारा भाप बनता है, भाप से अभिक्रिया कर लेता है, तो ये हमारा ये बहुत ही जल्द इसका क्षय हो जाएगा, चाहे इसका क्षय हो जाएगा। लेकिन ये भाप से भी अभिक्रिया नहीं करता है और ना ही ठंडे जल से भी अभिक्रिया करता है। तो कॉपर जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है? फिर सभी क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो हाइड्रोजन के लोग विस्थापित नहीं कर सकता है, हाइड्रोजन को ये लोग बाहर नहीं निकाल सकता है। इसलिए ये कम क्रियाशील होने के कारण ये सभी हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है, हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल सकता है, इसलिए लोग जल से अभिक्रिया नहीं करता है। और जल से अभिक्रिया ना करने की वजह से ये इसका इस्तेमाल, कॉपर का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करने वाले गीजर में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम पानी को गर्म करके स्नान करते हैं या पीने में इस्तेमाल करते हैं इसका, गीजर का। और हम तो जानते हैं ये लोग तो अभिक्रिया जल से करेंगे नहीं, क्योंकि जल से अभिक्रिया करते तो ये पानी में अवक्षेप हो जाते हैं, कान नाक में जो हमारे शरीर से वाष्प होता है, उस फिर पानी का जो वाष्प होता है, या फिर हम चेहरे को, फेस को पानी से हमसद होते हैं, तो सोना का जो गोल्ड नाक में लड़की लोग पहनता है, ये क्रिया हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल लोग नहीं करता है। चांदी पैर में रहता है, लड़की लोग पहनता है, तो चांदी का चमक कम हो जाता अगर ये पानी से अभिक्रिया करता, तो ये सब चीजें जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए बाबू, धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु का
अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, इस अभिक्रिया को समझिए बाबू। अब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाना है, तो मान लीजिए कि धातु हो गया जिंक, अब प्लस HCl अम्ल हो गया हमारा, धातु हो गया जिंक और HCl हमारा क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो जब अभिक्रिया करेंगे तो +2 +1 +-1 ये बन जाएंगे ZnCl। यहाँ देखिए यह अभिक्रिया कर लेगा यहाँ से, तो बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2, क्या हो जाएगा H2। हाइड्रोजन गैस का हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये काफी क्रियाशील होते हैं तो हाइड्रोजन को आराम से विस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे पोटासियम लेते हैं और HCl से अभिक्रिया कराते हैं, HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, KCl प्लस H2 बाहर निकाल देता है। मान लीजिए अगर आप सोडियम से ही कराते हैं, सोडियम से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं तो ये अम्ल है, और सोडियम से जब अभिक्रिया करेगा HCl, ठीक है, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2, ये गैस बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। अगर अब किसी विद्यार्थी को सवाल होता है कि सर ये सब अभिक्रिया कैसे कर रहा है, आप किसी भी अम्ल के साथ रखो, जैसे मान लीजिए हम सोडियम को ही रख लेते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2, गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अम्ल के साथ अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, और ये जिंक क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जिंक धातु अभिक्रिया कर सकता है। अब अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक चीज और के, एक चीज बात और कर लेते हैं बाबू, कि मान लीजिए कि अगर एक कॉपर होता और आपको HCl के साथ अभिक्रिया कराना होता तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि धातु से कम क्रियाशील होता है कौन, कॉपर। इसलिए तो बताया अभी पिछले सवाल में तो बताया आपको कि इसीलिए इसका कॉपर का इस्तेमाल गीजर में किया जाता है, पानी गर्म करने वाली टंकी में। तो ये गीजर में इस्तेमाल किया क्योंकि धातु हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है तो इसको विस्थापित नहीं कर सकता है, ये धातु से विस्थापित नहीं कर सकता, हाइड्रोजन को नहीं कर सकता। जैसे आप सपोज दैट कि आपके पापा अगर किसी चेयर पे बैठे हैं, अच्छा आप पहले से किसी चेयर पे बैठे हैं और आपके पापा आते तो चेयर आप खाली कर देते क्योंकि आपके पापा ज़्यादा सीनियर है। लेकिन अगर आप पहले से आपके पापा किसी चेयर पे बैठे हुए हैं लेकिन आप जाते तो क्या आपके पापा चेयर खाली करेंगे, नहीं करेंगे, आपको खड़ा होके ही बात करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो काफी ज्यादा आपसे सीनियर है। अगर उनकी अनुमति होती है कि आप यहाँ बैठ जाइए तो आप बैठ जाते हैं, वहां से हटिया नहीं। क्यों, क्योंकि अनुमति उनकी है तो बैठ सकते हैं आप, बिना अनुमति के आप उनके सामने मत बैठ। क्योंकि सीनियरिटी यही कहता है कि अपने सीनियर का इज्जत करिए। अगर वो कहता है कि आप यहाँ बैठ जाइए तो यही मत माना करिए कि नहीं बैठेंगे, बैठ जाइए। अगर उसने बोला है, सीनियर है, वो बैठ रहा है बोलने के लिए तो बैठ जाइए, लेकिन वो जब तक आपके सीनियर आपसे नहीं कर रहे तब तक वहां मत बैठिए। क्यों, क्योंकि सीनियरिटी यही कहता है आपकी। तो सीनियरिटी में जब होता है तो ये कॉपर कम सीनियर है, हाइड्रोजन ज्यादा सीनियर है, तो हाइड्रोजन का इज्जत करेगा कॉपर और वहां से विस्थापित नहीं होगा और वह कॉपर अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल हैं। अब देखिए यहाँ देखिए, सोना और प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, सोना और प्लेटिनम अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। अब सोना और प्लेटिनम अम्ल से अभिक्रिया तो नहीं करता है। अब ये करता है किससे अभिक्रिया, तो ये अम्ल राज से करता है। सोना और प्लेटिनम बाबू अम्ल राज से करता है। सोना और प्लेटिनम अम्ल राज से अभिक्रिया करता है। किससे, अम्ल राज से करता है। अब इस बात को याद रखना बाबू, अम्ल राज से अभिक्रिया करता है। अब ये क्यों करता है इसके बारे में जानते हैं। तो पहले सबसे पहले इक्वेशन इसका जानते हैं अम्ल राज का। तो
तो अम्लराज जैसे HCl प्लस HNO3 होता है, HNO3 होता है। अम्लराज क्या होता है? HCl प्लस HNO3 होता है। अब इसके क्या होता है, इसको कभी कभी यहाँ किसी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे भी दे देता है बाबू, HCl अनुपात HNO3, तो ये 3 अनुपात में होता है। यहाँ भी इसको आप 3 अनुपात में लिखेंगे। अब ये क्या होता है, प्लेटिनम के अम्लराज HCl प्लस 3 HNO3 ये PT मतलब या PT क्या है बाबू? ये PT जो आपका है, PT आपका क्या है? उत्प्रेरक है। इसके सापेक्ष में कोलरीन, नवजात कोलरीन देता है। क्या देता है? नवजात कोलरीन। अब नवजात कोलरीन सोना और प्लेटिनम से अभिक्रिया करके तोड़ देता है इसको। नवजात कोलरीन बाबू जान समझ जाइए कि इसको अंग्रेजी में नेसेंट ऑफ कोलरीन कहते हैं। तो नवजात कोलरीन अभिक्रिया करता है किससे? सोना और प्लेटिनम से। यही कारण है कि अम्लराज अभिक्रिया कर लेता है किससे? अम्लराज अभिक्रिया कर लेता है सोना और प्लेटिनम से। सोना और प्लेटिनम से अभिक्रिया कर लेता है अम्लराज, क्योंकि अम्लराज टूट कर क्या दे देता है? इसके सापेक्ष में ये अम्लराज टूट के दे देता है क्या? कोलरीन दे देता है, ठीक है। और कोलरीन अभिक्रिया कर लेता है सोना और प्लेटिनम से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। सॉरी बाबू, ठीक है। तब जाके बन जाता है आपका ये लोग जब अभिक्रिया कर लेता है नेसेंट कोलरीन से जब अभिक्रिया करता है ये गोल्ड नेसेंट कोलरीन से अभिक्रिया कर लेता है। नेसेंट कोलरीन को हमेशा बक्सा में घेर के रखा जाता है। तो AuCl3 होता है और ये होता है PtCl4, ठीक है। मतलब कॉमन प्लेटिनम प्लस नेसेंट कोलरीन जब अभिक्रिया करता है तब PtCl4 बनता है। PtCl4 ये अभिक्रिया करके बनाता है। तो अब आपको दिमाग में एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि सोना और प्लेटिनम किससे अभिक्रिया करता है? तो अम्लराज से अभिक्रिया। इसके अलावा अब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। तो दिमाग पे यही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आया कि सोना और प्लेटिनम अगर किसी से अभिक्रिया करता है तो अम्लराज से कर सकता है। इसके अम्लराज के अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। कंफ्यूजन में आपको दे देगा 1:3। तो आपको याद रखना है हमेशा इसको, याद 1:3 को याद नहीं रखना है बाबू, हमेशा याद रखना है किसको? 3:1 को, क्योंकि अम्लराज का अनुपात क्या होता है? 3:1, यानी कि 3 HC हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक HNO3, ठीक है। HNO3 याद रखना है बाबू, यही अम्लराज है। अम्लराज का अनुपात 3:1 होता है और ये कोलरीन से सोना और प्लेटिनम से अभिक्रिया कर लेता है। और क्यों करता है? तो क्योंकि सोना और अम्लराज टूटकर नेसेंट कोलरीन देता है और नेसेंट कोलरीन प्लेटिनम और सोना से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने आज की जितने भी रासायनिक धातु के रासायनिक गुण थे, इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैंने आपको बताया। कैसा लगा क्लास आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और जाते जाते अगर मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।